संख्या। राम राम सभी दोस्तों को एक बार मेरी तरफ से फिर से सिद्ध कीजिए √6 का परिमेय संख्या। मैंने बताया था ऐसा प्रश्न पहले भी आया था और ये हर बार बोर्ड की परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले अपन करेंगे जो हमें दे रखा है वो अपन मान लेते हैं कि माना √6 एक परिमेय संख्या है। √6 एक परिमेय संख्या है। √6 क्या है? √6 एक परिमेय संख्या है। जब √6 एक परिमेय संख्या तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, a/b को परिमेय संख्या से लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो √6 का भी वर्ग कर देंगे बराबर a/b का भी वर्ग कर देंगे। √6 का वर्ग हो जाएगा 6 बराबर ये हो जाएगा a²/b²। व्रज गुणा किया 6b² बराबर a²। अब मैं यहाँ लिखता हूँ चूँकि a² 6 से विभाजित है, a² 6 से विभाजित है तो a भी 6 से विभाजित होगा, b 6 से विभाजित होगा, b विभाजित होगा या विभाजित है। मतलब a², मैं मान लेता हूँ कि a² जो है वो कुछ भी एक संख्या मान लेते हैं अपन कि a² मान लीजिए 2 है, ठीक है। उसका स्क्वायर किया और भाग दिया तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4/6। 6 का भाग 4 में जाएगा यानी 4 और 6 कटेंगे, कुछ आंसर आएगा। लेकिन इसने कहा कि a भी 6 से विभाजित है और a हमने यहाँ क्या मान लिया, 2। जब आप 2 में 6 का भाग दोगे तो तब भी कोई संख्या आएगी, लेकिन वो संख्या जो है वो इससे क्या आएगी, थोड़ी अलग आएगी। इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि a² 6 से विभाजित है तो a भी 6 से विभाजित होगा। जब a 6 से विभाजित होगा तब एक अन्य ही कोई संख्या प्राप्त होगी, और अन्य संख्या प्राप्त होगी तो मैं यहाँ व्रज गुणा कर देता हूँ, a बराबर 6c। अभी इस a का मान समीकरण नंबर, ये a मान लीजिए, ये समीकरण नंबर 1, इस a का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे पार्ट बना दिया मैंने, तो मैं इस a का मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6b² बराबर कितना हो जाएगा, 6c का स्क्वायर इस a की जगह रख दिया तो ये हो जाएगा 6b² बराबर 36c² यानी b² बराबर 6c²। फिर से वही कि जब a² 6 से विभाजित है तो अब अपन यहाँ क्या कर देंगे, b² 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है क्योंकि b² 6 से विभाजित है तो b भी 6 से विभाजित होगा, और जब b भी 6 से विभाजित होगा तो एक अन्य ही मान प्राप्त होगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अतः अब कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा ये लिखना है, अतः प्रथम व द्वितीय या पहला व दूसरे समीकरण से स्पष्ट है कि 6 पूर्णांक a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह कथन पूर्व में प्राप्त कथन का विरोधी है। अतः √6 एक अपरिमेय
संख्या है। अतः √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना था, तो सबसे पहले जो भी √ वाली संख्या आएगी अपन उसको परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानने के बाद दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे और इस तरह से ये है। तो यहाँ पर √6 आ जाए, √6 की जगह √5 आ जाए, √7 आ जाए, √8 आ जाए। बस यहाँ पर आपको सेम सभी में यही पैटर्न है फॉलो करना है। बस आपको संख्या की जगह कुछ अन्य संख्या रखनी। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सेकंड प्रश्न है 3x की घात 3 + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। ये है प्रश्नावली 3 बहुपद का है। जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो दूसरे पद का भाग जो होता है वो हमें पहले पद में देना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ देखना आप कि पहले पद में 3x की घात 3, x की घात 2 + 2x + 5 ऐसा है। हमें इसमें 1 + 2x + x² का भाग देना है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जिसका आपको भाग देना है उसको पहले आप प्रॉपरली एक सही फॉर्म में जमाएंगे। जैसे पहले सबसे बड़ी घात आएगी, फिर उसके बाद 1 वाली घात आएगी, फिर बिना घात वाली। तो हमें भाग देना तो x² पहले आएगा, फिर 2x आएगा, फिर 1 आएगा। तो अपन यहाँ भाग लगा देते हैं, यानी x² + 2x + 1 में हमें भाग किसका देना है 3x की घात 3 + x² + 2x + 5 का भाग देना है। अब देखो भाग देने के लिए यहाँ पर क्या है x की घात 3 और यहाँ क्या है x की घात 2। यहाँ है 3, यहाँ कुछ भी नहीं, यानी तो इस पूरे पद को 3x से गुणा कर लेता हूँ, यानी x² + 2x + 1। 3x का गुणा किया तो 3x² आ गया, 3x की घात 3 + 6x² आ गया + 3x आ गया। अब x की घात 3 के नीचे x की घात 3, x की घात 2 के नीचे x की घात 2 और x की घात के नीचे x की घात लगा दिया। और भाग कितनी बार गया, भाग गया 3x बार। नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये माइनस का 6x², ये प्लस का x कितना बचा माइनस का 5x², ये माइनस का x बच गया, ऊपर से क्या उतरा 5 उतरा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या -5। मैं इस पूरे पद को -5 से गुणा करता हूँ इसको, तो इस पूरे पद को -5 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा -5x² -10x -5 हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसके चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये प्लस, ये दोनों कट गए, कितना बच गया 9x और इधर कितना हो गया 10, यानी शेषफल जो आया वो कितना आया 9x + 10, क्योंकि यहाँ पर x आ गया और यहाँ क्या है x², तो आप इसको भाग और नहीं दे सकते हो। तो भागफल कितना आया 3x - 5, शेषफल कितना आ गया 9x + 10 और भाजक कितना है x² + 2x + 1। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सवाल बड़ा है, इसको ग्राफ का बनाना है। अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले तथा प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती गई। यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटे तो अशोक 40 अंक अर्जित करता है। इस समस्या को ग्राफ से हल कीजिए। तो पहले मैं आपको समीकरण बनाना बता देता हूँ, उसके बाद अपन इस प्रश्न को मिटा देंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि 65 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिला 5 अंक, प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिला और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक काटे 2 अंक काटे, इसका मतलब -2y बराबर कितना आ गया 65, ठीक है। फिर ये कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते यानी 3x माइनस तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटे तब उसकी जो कुल अंक कितने अर्जित होते, तब उसे कुल अंक अर्जित होते 40। तो मैंने ये ग्राफ की समीकरण बना दी। अब अपन इस ग्राफ के जो प्रश्न है उस प्रश्न को मिटा देते हैं ताकि हमारा जो सवाल है वो करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ जगह पर भी नहीं है इसलिए अपन इस सवाल को यहाँ से
रफ कर देते। अब यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण आ गए और दोनों समीकरण को आपको ग्राफ के हिसाब से लिखना है। तो पहली समीकरण क्या है? पहली समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर 65 और दूसरी समीकरण है 3x माइनस y बराबर 40 और आपको ग्राफ बनाना है। तो अपन पहली समीकरण देखते हुए कि x वाले मान को इधर ही रहने देते हैं, 2y पक्षांतर क्या 65 प्लस 2y, x के घात गुणे में 5 है हटाया तो 65 प्लस 2y बटे 5। सबसे पहले हमने y की वैल्यू क्या रख दी? 0 रख दी। जब y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 65 प्लस 2 इंटू 0 0, ठीक है, 65 प्लस 0 बटे 5। 65 में 0 जोड़ा 65 और 5 का भाग 65 में दिया तो 13 5 65। फिर अगला मान रखने के लिए मैंने क्या बताया था? अगला मान रखने के लिए मैंने बताया था आप इसमें इसको रख दीजिए, अगला मान इस जोड़ दीजिए। इसमें अगला मान रखने के लिए मैंने क्या बताया? आप इसमें इसको जोड़ दीजिए। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ। तो y का अगला मान रख दिया मैंने 5, यानी 65 और 5 कितना हो जाता है? 70। तो 65 प्लस 5 बटे 5, 65 5 70 और 14 5 70, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 14। अब अपन एक चीज़ और रख देते हैं कि एक 0 आ गया, एक 5 आ गया, एक अपन माइनस का 5 भी रख के देख लेते हैं। अगर बाई चांस सेम आ जाए तो माइनस का अगला मान पली में 5 और 5 10 रखो तो 65 और 10 75 हो जाएगा। अपन क्या कर देते हैं? माइनस का रख देते हैं। या फिर अगर आप माइनस का नहीं रखो तो आप इसमें सीधा माइनस के रख देते हैं। माइनस का सॉरी 1 मिनट, अगला मान यहाँ, अच्छा सॉरी 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगला मान अपन y की जगह क्या रखेंगे? 0 और 5 हुआ तो 5, यानी अगला मान अपन ने यहाँ रखा 5 इंटू 2 किया तो 10 हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? अगला मान अपन प्लस का नहीं रखा, अगला मान अपन माइनस का 5 रख देते इस y में। तो ये हो जाएगा x बराबर 65 प्लस 2 इंटू माइनस का 5 बटे 5, 5 इंटू 2 10, 65 माइनस 10 कितने हो गया? 55, और 5 का भाग 55 में दिया तो कितनी बार गया? 11 बार। और मैंने यहाँ एक सारणी बना दी जिसमें x और y के मान रख दिए। मैं 2 मान ही रख रहा हूँ, ज़्यादा मान नहीं रख रहा हूँ। x और y, पहले हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया? 13। फिर y का मान -5 रखा तो x का मान कितना आया? 11। हमारे पास ये 2 मान आ गए और ग्राफ इससे अपन बना देंगे। सेकंड समीकरण अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 3x माइनस वाई बराबर 40। सेकंड समीकरण अपन सोल्व करते हैं। तो माइनस वाई है, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई। तो 3x बराबर 40 प्लस वाई, x के साथ गुणे में 3 है हटाएंगे तो 40 प्लस वाई बटे 3 हो गया। अब वही सबसे पहले अपन y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू में -1 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 माइनस 1 बटे 3, 40 में से 1 गया 39, 13 का भाग दिया 13 3 39, यानी y का मान मैंने -1 रखा तो x का वैल्यू कितना आया? 13। अब अगला मान क्या रखे? तो इनको इसमें जोड़ दो। 13, 3 में से 1 जोड़ा यानी माइनस का, 3 में से 1 गया तो 2, 40 और 2 कितने हो गए? 42। तो y बराबर मैंने रख दिया 2, तो x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 2, 40 और 2 कितना हो गया? 42, यानी 42 बटे 3, 14 कम 14, 14 2 28 और 14 3 42, यानी y का मान आपने 2 रखा तो x का मान कितना आया? 14। इसको भी मैं एक सारणी में लिख देता हूँ। सारणी में लिखा तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर x और यहाँ लिख दिया y की वैल्यू -1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई? 13। y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। अब अपन इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? तो पहले तो मैं जो ऊपर सवाल को सोल्व किया इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर अपन ग्राफ बनाते हैं। इन 2 मान से अपन ग्राफ बना सकते हैं। और देख लीजिए अगर कहीं हो रहा तो 65 प्लस 1 रखोगे तो ठीक है, -1 रखोगे तब भी 65 में। तो अपन क्या करते हैं? इन 2 समीकरण से ग्राफ बना देते हैं। मैं ये रफ कर रहा हूँ। रफ करने पर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए इसने हमें ये नहीं कहा कि ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा या ये बनेगा, इसने कहा इसको बीजगणित में सोल्व करके ग्राफ बनाइए। अब ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था ये x अक्ष हो जाएगा, ये
वाई अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं अपन, हमारे पास माइनस का भी है, तो ये तो हो गया हमारा 0 हो गया, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब अपन क्या करते हैं, हमारे जो प्लस में है और y का मान आपके पास प्लस में भी है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3, 4। अब यहाँ ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी प्रत्येक खंड पर आपको लेना है, प्रत्येक एक खंड पर आपको एक संख्या लेनी है। आप 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे भी ले सकते हैं, जैसा आप सुविधा चाहे कि 2, 4, 6, 8, 10 ले सकते हैं। तो बीच में जैसे 2, 0 और 2 के बीच में फिर 1 आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में फिर 3 आ जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये हो जाएगा 11, 12, 13 और ये 14। तो मैंने 14 खंड बना दिए। अब अपन पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ जो है हमारा पॉइंट है पहले ग्राफ का, x का मान है कितना 13 और y का मान कितना 0। तो ये है x 13 और y हो जाएगा 0। फिर अगला क्या है, x का मान है 11, y का मान है 5। x का मान है 11, y का मान है 5, यानी मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और इन दोनों ग्राफ को मैंने इस तरह से स्केल की सहायता से मैंने मिला दिया। अगला देखते हैं, x का मान 13 है और y का मान है -x, यानी x का मान 13, y का मान -1, यानी इसके जस्ट यहाँ आ रहा है। फिर x का मान 14 है और y का मान कितना है 2, यानी ये आ रहा है आपके इधर। और ग्राफ बनाया तो ये इस तरह से आ रहा है, यानी ये ग्राफ जो बन रहा है कैसा बन रहा है, समांतर ग्राफ बन रहा है। ग्राफ कैसा बन रहा है दोस्तों ये ग्राफ बन रहा है समांतर। तो जो हमारे सामने प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग हमने समीकरण जमाया, समीकरण जमाने के बाद हमने ग्राफ बनाया। नेक्स्ट चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 और 5 है, तो प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी योगफल का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, योगफल का मतलब हमें SN ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास तीसरा पद दे रखा है और हमारे पास इसमें दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। तो किसी भी श्रेणी समांतर श्रेणी के अगर पदों की संख्या निकालेंगे तो A1, A2, A3 इस वाले सूत्र से निकालेंगे, या फिर AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसमें दूसरा और तीसरा पद है, तो हमारे पास हल करते हैं अपन आंसर। तीसरा पद यानी A3 कितना दे रखा है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर दे रखा है 3, यानी A जो 3 हो जाएगा, A3 पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर कितना है 3। फिर तीसरा पद A दूसरा और A तीसरा, तो A2 यहाँ लिख दिया 2 माइनस 1 किया तो कितना हो गया 1, यानी A प्लस डी बराबर आ गया 3। और A दूसरा जो पद है वो कितना है, A प्लस डी बराबर। तीसरा पद जो है A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा, A3 बराबर आ जाएगा A प्लस 2D बराबर 5। अब मैं यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देता हूँ, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 लिख। समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 3 और समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 5। दोनों समीकरण में ये मान समान है तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस कट गया, 2 में से 1 गया तो माइनस का डी, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आ गया मेरे पास 2। इस डी के मान को चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे आप समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर में डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ, तो समीकरण नंबर 2 में रखा तो A प्लस डी, यानी ये हो जाएगा A प्लस 2 बराबर 3, यानी A की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई। समीकरण यही सही तो है ना, A प्लस 2 1 माइनस 1, तो हाँ ठीक है। अब इसने कहा तो प्रथम 20 पदों का योग, और योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
n का मान क्या है, प्रथम 20 पद, तो n की वैल्यू हो जाएगी 20/2 इंटू 2। a का वैल्यू हमारे पास कितना आया 1 प्लस n का मान है 20 - 1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना आया 2। 20/2 क्या, तो 10, 2 प्लस 19 इंटू 2, सबसे पहले गुणा होता है, 19 इंटू 2 38, 38 और 2 40, यानी 10 इंटू 40 बराबर कितना आ जाएगा 400। तो प्रथम 20 पदों का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रथम 20 पदों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 400, प्रथम 20 पदों का योग। और इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में फिक्स से आता है। यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई व इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास ये ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई व इसकी छाया ये हो गई, लंबाई है 1, छाया है √3, तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लाल कक्का के हिसाब से टेन थीटा बराबर लंब कितना 1, आधार कितना है √3। टेन की टेबल में √3 किसका, 1/√3 किसका होता है, 1/10 की टेबल में होता है टेन 30 का। इधर भी 10 इधर भी 10 कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। मैंने यहाँ 10 इसलिए लिखा क्योंकि इधर क्या है 10, यहाँ 10 है, तो हमें यही देखना है कि 10 की टेबल में 1/√3 कहाँ आता है। हमें पता है कि 10 की टेबल में 1/√3 10 30 का मान, तो इधर भी 10 या इधर भी 10, 10 और 10 कट गया। नहीं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ टेन थीटा है तो थीटा इधर ही रहने दीजिए, इस 10 को हटाओ यहाँ से, इस 10 को हटाएंगे इधर, तो इधर आएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बराबर 1/√3, और टेन इनवर्स 1/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना, आपने सीधा सा सिंपल सा तरीका करना है कि इधर 10 है तो हमें 10 की टेबल में यही देखना है कि 10 की टेबल में 1/√3 किसका मान होता है। अगला सवाल छठे का पहला, और ये दो, इसमें 2 सवाल है और ये सवाल पहले भी आ चुका है कि 2 बिंदु दे रखे उनके बीच की दूरी निकालनी। बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हमें दोस्तों याद होना चाहिए। बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, नहीं तो इसको x1 y1 मान लो या इसको x2 y2 मान। इससे अच्छा सीधा सा सिंपल सा सरल तरीका ये है कि जब भी 2 बिंदु होता है तो उसमें से पहले वाले बिंदु को पहले वाले में से घटा दो, दूसरे वाले को दूसरे वाले में से घटा दो। तो हमारे पास बीच की दूरी कितनी दे रखी है 5। अब क्या करते हैं, इस पहले वाले में से इस पहले वाले को घटा देते हैं, 5 - x स्क्वायर प्लस इस दूसरे वाले में से इस दूसरे वाले को घटा देते हैं, 7 में से 3 गया उसका स्क्वायर। अब इधर 5 है, इधर √ है, दोनों तरफ वर्ग किया, यानी 5 का स्क्वायर बराबर √ हट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - x का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का कितना हो गया 25 बराबर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 16, 25 बराबर ये हो जाएगा आपका 25 - 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 16। 25 और 16 जोड़ दो, या फिर इधर भी 25 है और इधर भी 25 है, तो ये दोनों कट गए, तो इधर बच जाएगा आपका x स्क्वायर -10x प्लस 16 बराबर कितना बच गया 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ बीच में कितना आ रहा है -10, इसके गुणनखंड करेंगे तो पहले पद का गुणा किससे करेंगे तीसरे से, यानी 16x स्क्वायर। इस 16 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे, गुणा करने पर 16 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 10, तो 8 × 2 8x और 2x
गुणा करो 16, लेकिन ये 10 किसका आ रहा माइनस का, तो मैंने -8 और -2 कर दिया, यानी ये हो गया x² -8x -2x + 16 बराबर कितना हो गया। इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने x, यहाँ आ गया x - 8, इन दोनों में से ले लिया -2 तो यहाँ आ गया x - 8 बराबर कितना हो गया 0। अब x - 8 और x - 8 इस कोष्ठक को एक बार लिख दिया, फिर क्या बच गया x - 2, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ x - 8 × x - 2 बराबर कितना आ गया 0। अब इसके बराबर भी हमने 0 लगा दिया और इसके बराबर भी हमने 0 लगा दिया, तो x बराबर कितना आ गया 8, इधर x बराबर कितना आ गया 2, तो एक तो आ गया x बराबर 8, एक आ गया x बराबर 2, तो दो इसके आंसर आ जाएंगे x बराबर 2 और x बराबर 8। छठे का ये पहला सवाल। अब छठे का दूसरा सवाल देखते हैं। एक समीकरण दे रखा है 3x + y = 9 और साथ में एक बिंदु दे रखा है कि बिंदु 1 और 3 व 2 7 को मिलाने वाला रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी अनुपात वाला प्रश्न आए निर्देशांक ज्यामिति में, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर हमें ये नहीं कहे कि किस अनुपात में, अनुपात 2 है अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन, अगर नहीं दे रखा है तो आपको सीधा अंतःविभाजन ही निकालना है। यानी जब इसको करने का तरीका देखें तो दो बिंदु है, ये A है और ये क्या है B, आप इसको इस तरह से करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। A बिंदु क्या है 1 और 3, B बिंदु क्या है 2 और 7, इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो M1:M2 में विभाजित होता है। ठीक है, तो अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है, x के लिए होता है, मैंने सूत्र याद करने का तरीका भी बताया था, पहले लिख दो M1, अंतःविभाजन है तो प्लस आएगा, M2 अपॉन क्या हो जाएगा M1 + M2, M1 है तो क्या आ जाएगा x2, M2 है तो क्या आ जाएगा x1, हो गया। अब अपन क्या कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब m1 का मान हमें नहीं पता, x का वैल्यू हमें नहीं पता, m1 की जगह m1, x2 यानी 2 प्लस m2, x1 कितना है 1, अपॉन क्या लिख दिया हमने m1 + m2, यानी x का जो मान आया वो कितना गया 2m1 + m2 अपॉन हो गया m1 + m2, यह आ गया हमारे पास x का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है y का वैल्यू, उसके लिए भी मैंने सूत्र बताया, आप m1 + m2 लिख दीजिए, अपॉन यहाँ लिख दीजिए m1 + m2, m1 है तो y2, m2 है तो y1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ आगे, y बराबर सीधा सा इसके ऊपर उधर चल रहा हूँ, m1 का मान हमें नहीं पता, m1 की जगह m1, फिर क्या है y2 यहाँ पर क्या है 7, तो y2 लिख दिया मैंने 7 प्लस m2, y1 कितना है, y1 है यहाँ 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, अपॉन क्या लिख दिया m1 + m2, y बराबर हो जाएगा 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2, यह आ गया y का मान। अब हमारे पास जो समीकरण दे रखी है क्या दे रखी है 3x + y = 9, ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इस समीकरण में आपको x की जगह ये और y की जगह वो मान रखना है। यानी हमारा जो समीकरण है वो क्या है 3x + y = 9, 3x की जगह मैंने लिख दिया ये वाला मान 2m1 + m2, 2m1 + m2 अपॉन m1 + m2 प्लस y की जगह रख दिया 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2 बराबर कितना हो गया 9। अब क्या करते, इस 3 का गुणा इस ऊपर वाले से करते, 6m1 + 3m2, नीचे यही आ जाएगा m1 + m2 प्लस इधर कुछ भी नहीं हो रहा तो सीधा हो जाएगा 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2 बराबर कितना हो जाएगा 9। ये एक भिन्न संख्या, ये एक भिन्न संख्या, बीच में किसका चिन्ह प्लस का, क्या करेंगे लघुत्तम, लघुत्तम कितना आएगा जो हर में दे रखा है वही, m1 + m2 दोनों में समान है तो ऊपर वाली सीधी संख्या जुड़ जाएगी 6m1 + 3m2
7m1 प्लस 3m2 बराबर कितना हो जाएगा 9। 6 और 6 12 और 1 13m1 प्लस 3 और 3 6m2 बराबर इस 9m1 प्लस m2 का गुणा उधर कर रहा हूँ तो 9 से हो जाए 9m1 प्लस 9m2। अब m1 की जगह m1 एक तरफ यानी 13m1 माइनस 9m1 बराबर 6। ये 6m2 को पक्षांतर किया उधर यानी 9m2 माइनस 6m2। 13 में से 9 गया तो 4m1 बराबर 9 में से 6 गया तो 3m2। अब हमें m1 और m2 का मान निकालना तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ m1 अपॉन m2 बराबर 3/4 यानी m1 अनुपात m2 बराबर कितना आएगा 3/4 यानी m1 अनुपात m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा m1 अनुपात m2 का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 3/4 m1 अनुपात m2 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है जिसके बिंदु K से दो स्पर्शरेखाएं खींची। सिद्ध हमें ये करना है कि KR बराबर KS। ये सवाल भी आ चुका है यानी हमारे पास एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त के अंदर ये सेंटर पॉइंट O है, यहाँ से इसकी त्रिज्या S, यहाँ से इसकी त्रिज्या R। इससे एक स्पर्शरेखा ये खींची, एक स्पर्शरेखा ये खींची और यहाँ पर बिंदु क्या दे दिया K और हमें बताना है KS बराबर क्या। तो हमें सबसे पहले लिखना है कि सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि जो स्पर्शरेखा है KR बराबर KS वो दोनों क्या है बराबर। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस चित्र में मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर दो त्रिभुज हो गए कि त्रिभुज OSK व त्रिभुज ORK में ऐसा लिख देता हूँ मैं। दो त्रिभुज हो गए तो त्रिभुज OSK व ORK में कोण S बराबर कोण R ऐसा लिख सकता हूँ 90 डिग्री। यहाँ कोण S पे और यहाँ कोण R पे 90 डिग्री बन रहा है। समीकरण नंबर 1। फिर लिख देता हूँ मैं OK बराबर OK। कौन सी भुजा लिख सकता हूँ मैं? उभयनिष्ठ भुजा लिख सकता हूँ। सभी उभयनिष्ठ भुजा। समीकरण नंबर 2। फिर देखना दोस्तों OS बराबर OR क्या लिख सकता हूँ? वृत्त की त्रिज्या ऐसा लिख सकता हूँ, वृत्त की त्रिज्या। समीकरण नंबर 3। एक 90 डिग्री, एक कर्ण और एक भुजा यानी अपन लिख सकते हैं समकोण कर्ण भुजा से, समकोण कर्ण भुजा से त्रिभुज OSK सर्वांग सम है त्रिभुज ORK। अतः KS बराबर KR। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। इसलिए जो दोनों की स्पर्शरेखा है, कौन कौन सी स्पर्शरेखा है? KS और स्पर्शरेखा KR दोनों क्या है? बराबर है। 7 मीटर व्यास वाला कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर, 14 मीटर, 2.5 मीटर वाला चबूतरा बनाया जाता है। तो कुएं की गहराई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप के जो सवाल है वो मैं थोड़ा अलग मेथड से कराता हूँ, बहुत ही इजी मेथड से कराता हूँ ताकि बच्चा एकदम जल्दी सीख जाता है। पहले तो प्रश्न हमें ये पढ़ लो, 7 मीटर व्यास वाला जो कुआं है उसको खोद रहे हैं और खोदने पर जो मिट्टी निकल रही है वो मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर, 14 मीटर, 2.5 मीटर वाला चबूतरा बनाया गया। तो कुएं की गहराई है, ठीक है। इस प्रश्न को समझने से पहले मैं एक सबसे अच्छा सा उदाहरण दे देता हूँ और वो उदाहरण समझ में आ गया तो इसका मतलब ये समझ में आ गया। आप बाजार में गए, दूध लेने गए, आपने दूध वाले को कहा भैया 2 लीटर दूध देना। उसने थैली में 2 लीटर दूध बांध के दे दिया। जब आप घर पर आए उस थैली से दूध को निकाला, यानी आप बाजार से कितना लीटर दूध लाए? 2 लीटर दूध लाए। थैली की आकृति गुब्बारे टाइप थी, मतलब उस टाइप की बेलन मान लेते, बेलन ना बेलनाकार हो गई
उस दूध को आपने घर पर आकर एक पात्र में खाली किया, पात्र में जैसे ही खाली किया तो उस दूध की क्या बदल गई, दूध की आकृति बदल गई। दूध की आकृति बदली, क्या जो 2 लीटर का दूध लाए उसके वजन में या यूँ कह सकते हैं उसके तौल में कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा? उसके तौल में अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि थैली में 2 लीटर दूध है तो तपेली में आके वो 3 लीटर दूध हो जाएगा, नहीं। यानी थैली में भी 2 लीटर दूध है, तपेली में भी 2 लीटर दूध है, बस एक जगह से दूसरी जगह पर उसकी आकृति चेंज हो गई लेकिन आयतन बराबर। बस जब भी इस चीज़ से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई गई, एक चीज़ को पिघाल कर दूसरी चीज़ बनाई गई, इसका मतलब उन दोनों का क्या है, आयतन बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास पहली आकृति क्या है, कुआं। कुआं भाई एक कुआं खुदा गया, कुआं इस टाइप का होता है, इसका मतलब दिस इज बेलन। इसको खोद कर मिट्टी निकाली गई और मिट्टी निकालने पर एक चबूतरा बनाया गया, वो चबूतरा इस टाइप का हो गया, दिस इज गनाब। ठीक है भाई, बेलन है, बेलन मतलब कुआं है, कुआं से खोदा, मिट्टी निकाले और चबूतरा बनाया, यानी बेलन बराबर गनाब। और बेलन का जो व्यास दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। और ये जो इसकी लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 22 मीटर। चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर। यानी इसकी जो तिर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तिर्जा हो जाएगी 7/2 मीटर। दोनों के आयतन बराबर है, तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घनाभ ये, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² बराबर घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, एच कुएं की गहराई का मतलब एच, लंबाई कितनी 22 इंटू 14 इंटू 2.5। किसी को भी नहीं काटना अभी, ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11, यानी यहाँ आ गया 11 7 77/2 इंटू एच बराबर इधर आ गया 22 इंटू 14 इंटू 2.5। हमें एच निकालना, यानी इस 2 का गुणा इससे कर देंगे, यह हो जाएगा एच बराबर 22 इंटू 14 इंटू 2.5 इंटू 2 बटे हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 77। ठीक है, 11 से 2 बार, 11 से 7 बार, 7 का गुणा 14 कटा 2 बार, यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 8 25, 8 200, यानी 20.0 मीटर। यानी कितना आ जाएगा, कुएं की गहराई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर कुएं की गहराई आ जाएगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल आए किसी चीज़ से किसी चीज़ को, तो आप इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उनके आयतन को बराबर करने की कोशिश करके सूत्र, तो डायग्राम से आप जब सवाल को करोगे तो बहुत ईजी रहेगा और आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता बताइए। प्रायिकता बताने के लिए हमें 2 प्रश्न दे रखे हैं कि पहला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या। यानी सबसे पहले एक पेटी में डिस्क है, कितनी डिस्क है 30, जिन पर 1 से 30 तक संख्या लिखी है। प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले हमें लिख लेते हैं यहाँ पर कुल परिणाम। तो कुल परिणाम जो है वो कितना है 30 है, भाई 30 डिस्क है तो 30 परिणाम। अब पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, यानी प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो हमारे पास दोस्तों पता है कितना है
30। लेकिन अनुकूल परिणाम बताना है तो पहला प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या यानी 1 से 30 में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 अंकों की है। एक तो है आपके 11 से 20, एक है आपके 21 से 30, यानी 11 से 20 तक में कितनी संख्या है टोटल 10, 21 से 30 तक में कितनी संख्या टोटल 10, और एक संख्या और बच गई आपके पास 10। 10 और 10 कितनी 20, 20 और 1 कितनी हो गई 21, यानी अनुकूल परिणाम आपके पास कितना आ गया 21 और कुल परिणाम आपके पास कितना है 30। और दोनों किस पहाड़ से करते हैं 3 बार 7 या 21, 3 दाएँ 30, यानी प्रायिकता कितनी हो गई 7/30। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है आपको कि एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी जो 1 से 30 तक संख्या है डिस्क है उसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 4 पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बाद आप देख लो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 1 2 3 4 5। तो P ऑफ E यानी प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, कुल परिणाम कितने आपके पास 3। तो सेकंड प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 5/30 यानी 5 छंग 30, यानी फिर से इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6। काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो ये 90 का प्रश्न। प्रायिकता बहुत ईजी है। एक पिग्गी बैंक में 1 रुपये के 100 सिक्के, 2 रुपये के 25 सिक्के, 5 रुपये के 15 सिक्के और 10 रुपये के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर सिक्के गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो प्रायिकता बताइए कि वो सिक्का 2 रुपये का होगा या वो सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये पिग्गी बैंक, इससे घबराना नहीं। पिग्गी बैंक का मतलब होता है गुल्लक। अपने छोटे थे तब अब घर पे कोई भी मेहमान आता था तो अपने को पैसे देते थे और पैसे देने के बाद अपन सीधे उन गुल्लक में उन पैसे को डाल देते थे, है ना। तो वही ये पिग्गी बैंक। तो सबसे पहले इसने कहा कि उस पिग्गी बैंक में 1 रुपये के कुल कितने सिक्के, तो अपन सबसे पहले क्या निकाल देते कुल परिणाम। कुल परिणाम में ये लिखते हैं कि हमारे पास 1 रुपये के कितने सिक्के थे 100, 2 रुपये के कितने सिक्के थे 25, 5 रुपये के कितने सिक्के थे 15 और 10 रुपये के कितने सिक्के थे 10, 100 और 25, 125, 125 और 25, 150, यानी कुल परिणाम कितने थे 150 कुल सिक्के हो गए। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 रुपये का होगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 रुपये का होगा। अगर वो सिक्का गिरता है और वो सिक्का 2 रुपये का होगा तो 2 रुपये के कितने सिक्के 25, इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं 25, यानी वो 25 तरीके से गिर सकता है। तो पहले का आंसर हो गया 25/150 और 25 छंग कितना होता है 150, यानी 1/6। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 5 रुपये का नहीं हो, वो सिक्का 5 रुपये का नहीं है। तो दोस्तों पहले तो ये देखो, अगर वो सिक्का गिरता है और 5 रुपये का होता है तो कितने सिक्के 5 रुपये, यानी अपन पहले लिखेंगे 5 रुपये के 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे होने की प्रायिकता। 5 रुपया का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी है 15, कुल परिणाम 150, यानी कितना हो गया 1/10। अब ये कह रहा है 5 रुपये का नहीं होने की, तो अपन हमारा जो प्रश्न पूछा वो लिखेंगे कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, प्रायिकता जो होती है वो होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग होती है। होने की प्रायिकता 1/10 है, नहीं होने की प्रायिकता मतलब होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है 1, और प्रायिकता का मान 1 से कभी भी ऊपर नहीं जाता है। तो इस पूरे को अपन किस में से माइनस कर देंगे 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 10 - 1 बटे कितना 10, और 10 - 1 यानी कितना हो गया 9/10, यानी 5 रुपये। हमारे को जो सेकंड प्रश्न पूछा 5 रुपये का नहीं होना, तो 5 रुपये का नहीं होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 9/10। तो दोस्तों आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज की क्लास को अटेंड किया। स्माइल प्रोजेक्ट की तरह मैं आपको जब भी पेपर मिलेगा, मेरे पास पेपर अवेलेबल होगा, मैं आपको
उस पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। बस आपसे निवेदन है, करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि जो लोग अभी घर पर बैठे हैं, जिनके 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम बाकी है, वो लोग भी आराम से घर पर बैठकर अपने 10वीं गणित के पेपर की तैयारी कर सके। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है ही है, और मैं वहाँ नहीं रहेगा तो भी मैं ऊपर लिख दूँगा। तो आपको जो भी समस्या आती है तो प्लीज़ कृपया करके आप मुझे पूछिए, कभी भी किसी भी समय। धन्यवाद। राधे राधे।